Hello viewers, welcome in this video. In this video, we will see the topic French Revolution and the idea of nation. यूरोप में जो नेशनलिज्म का फीलिंग्स डेवलप हुआ था उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन एक माइलस्टोन था। इसके बिना वहां पर कभी कोई डेवलप नहीं हो सकता था। तो देखते हैं कि इसका क्या रोल था नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में इन यूरोप। तो फर्स्ट जो क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का वो आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1789। फ्रांस जो हम लोग को याद है उस वक्त जो है 1789 तक एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था जो कि एब्सोल्यूट मोनार्की के अंडर में काम करता था। लुइस 16 जो है उस वक्त उसका जो है किंग था। पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में, जिसमें जो है टोटल सॉवरेनिटी मोनार्की से निकाल करके, मतलब जो पहले एब्सोल्यूट पावर मोनार्की के पास था वो वहां उससे ले करके दे दिया गया फ्रेंच सिटीजन्स को। तो इस पूरे प्रोसेस में जो है लोगों को इस तरह से बना दिया गया, पूरे मतलब पावरफुल बना दिया गया, और हु वुड henceforth constitute the nation and shape it, मतलब लोगों के हाथ में कंट्री का जो है पूरा जो है भार दे दिया गया। उसके डेस्टिनी का जो कैसे शेप किया जाएगा वो जो है पूरा दे दिया गया लोगों के हाथ में। वो अपना कंट्री को जैसे चाहे वैसे आप बना सकते थे। शुरू से ही जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने वेरियस मेजर्स अडॉप्ट किए थे और बहुत सारे जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए थे। उसकी वजह से फ्रांस में लोगों के बीच में जो है कलेक्टिव जो सेंस था, कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस डेवलप होने लगा था। जैसे कि जो पहला आइडिया था ला पार्टी का आइडिया, जिसका मतलब होता है फादरलैंड, ली सिटियोन का आइडिया मतलब सिटीजनशिप का आइडिया। तो ये सारे जो नोशंस है, जो ये सारे सिंबल्स है, इसमें फीलिंग ऑफ यूनिटी है। इसमें जो है इक्वल राइट्स दिखता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया जा सकता है। आपको पता है जब सब्जेक्ट्स वर्ड हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो सब्जेक्ट का मतलब ही होता है कि जो किंग के अंडर में रहता है, जिसके पास कोई जो है पावर नहीं होता, लोगों के पास कोई पावर नहीं होता है। लेकिन सिटीजन्स जो है एक ऐसे टर्मिनोलॉजी है जिसमें जो है फंडामेंटल राइट्स अपने आप आ जाते हैं, बेसिक राइट्स अपने आप आ जाते हैं। उसी तरह से फ्रांस का जो नया फ्लैग था ट्राई कलर का, वो पुराने फ्लैग को रिप्लेस करके अडॉप्ट किया गया। जो पुराने रॉयल स्टैंडर्ड थे या सिंबल्स थे उसको हटा करके ट्राई कलर फ्लैग अडॉप्ट किया गया। स्टेट जनरल को री इलेक्ट किया गया एक्टिव सिटीजन के थ्रू, और नया असेंबली बनाया गया जिसका नाम नेशनल असेंबली दिया गया। न्यू तरह के हिम्स जो है कंपोज किए गए, नए तरह के जो है शपथ ली गई, ओथ और मार्टियर्स कॉमेमोरेट किया गया। सेलिब्रेशन हुआ, जो लोग शहीद हुए उन लोगों के को जो है शहीद बता करके उनको सेलिब्रेट किया गया। तो इस तरह के जो आइडियाज थे इसने काफी फीलिंग्स को जो है जनरेट किया एमंग द पीपल। न्यू सेंट्रलाइज सिस्टम अडॉप्ट किया गया और साथ में जो है यूनिफॉर्म लॉ जो है फॉर्मुलेट किया गया सभी सिटीजन्स के लिए। सबको एक जैसे जो है लॉ में बांध दिया गया। इंटरनल जितना भी कस्टम ड्यूटी था या ड्यूज जो थे पहले से, वो सब के सब हटा दिए गए। मेजरमेंट और बेइंग का जो है नया तरीका अडॉप्ट किया गया और ये सब जगह एक जैसा रखा गया, यूनिफॉर्म, सब जगह एक ही नाप चलेगा। उसी तरह से जो रीजनल डायलेक्ट्स थे अलग अलग एरिया में जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी उसको डिस्करेज किया गया। उसकी जगह जो फ्रेंच, जो कि स्पेशली पेरिस में बोला और लिखा जाता था, समझा जाता था, उसको पूरे कंट्री के लिए अडॉप्ट किया गया और इसको कॉमन लैंग्वेज बनाने की कोशिश की गई। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे दो जो है पिक्चर है। इसमें ये जर्मन अल्मनैक का जो है डिजाइन है, जिसमें जिसको डिजाइन किया था एंड्रू रेव मैन ने 1789 में। एक्चुअली जो बास्टिल स्टॉर्मिंग का, जो फ्रेंच में बास्टिल स्टॉर्मिंग हुआ था, उसी से मिलता जुलता जो है पिक्चर जो है अडॉप्ट किया गया था और उसको जो है रिलेट किया गया जर्मन प्रोविंसेस ऑफ कैसल के का, जो वहाँ पे बास्टन एक नया किला था वहाँ पे जो गिराया गया था, उससे जो है रिलेट किया गया और स्लोगन दिया गया कि जो लोग हैं उनको खुद जो है अपना फ्रीडम को लेना होगा। रेव मैन ने जो सिटी ऑफ मेंज में रहता था एंड ये मेंबर था जर्मन जैकोबिन ग्रुप का, उसने लोगों को इंस्पायर करने के लिए जो है बास्टिल से रिलेटेड जो है पिक्चर ड्रॉ करके अल्मनाक पे ड्रॉ किया था इसको, और इस
लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश की थी। रेवोल्यूशनरीज ने बाद में अपना जो मिशन डिक्लेयर किया था वो ये डिक्लेयर किया था कि जो फ्रांस है उसका काम होगा यूरोप के सभी लोगों को डेपोटिज्म से आज़ाद कराना। मतलब सिर्फ फ्रांस के ही लोग आज़ाद नहीं होंगे, वो लोग जो है दूसरे कंट्री को भी आज़ाद करवाएंगे। और दूसरे वर्ड्स में ये बोला जा सकता है कि पूरे यूरोपियन कंट्री जो है, जो यूरोप के जो लोग हैं उन सबको जो है आज़ाद करवा करके एक नेशन बनाना होगा। जब इस तरह के इवेंट जो फ्रांस में हुए वो डिफरेंट जो सिटीज़ थे यूरोप में वहाँ पर पहुँचे, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो और बहुत सारे जो अदर मेंबर्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास को, उन लोगों ने भी जैकोबिन क्लब के नाम से जो है वहाँ ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दिया था। और इनकी एक्टिविटी और जो कैंपेन था वो क्या था, तो वो था इनकी एक्टिविटी और जो कैंपेन था वो फ्रेंच आर्मी के लिए रास्ता तैयार कर रहा था। और इन लोगों ने काफ़ी हेल्प किया था फ्रेंच आर्मी को होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इवन की इटली तक पहुंचने में 1790s तक। और ये जो रेवोल्यूशनरी वार हुआ था उसमें जो फ्रेंच आर्मी ने अपने साथ जो आइडिया कैरी किया था पूरे यूरोप में वो था आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। मीन्स फ्रांस जो है वो सबसे पहले इस आइडिया को पूरे यूरोप में स्प्रेड करने वाला कंट्री बन जाता है। नाउ वी विल सी दिस मैप। आप इस मैप को देख सकते हैं। ये मैप जो है कांग्रेस ऑफ वियना जो 1815 के बाद हुआ ना, मतलब नेपोलियन के डिफीट होने के बाद का है। इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया, मतलब मेजर कंट्री यू हैव टू नोटिस। जो बड़े बड़े कंट्री उस समय जो यूरोप के थे जो इम्पोर्टेंट थे उन सब पे जो है थोड़ा ध्यान देना है। कैन सी ये है आपका इटली है, लेकिन ये अभी तक इटली नहीं बना है, ये किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज है। ये अलग अलग पार्ट था, ये स्मॉल स्टेट थे, सार्डिनिया है, उसका मतलब डिफरेंट ये अभी तक इटली नहीं बना हुआ है। ये स्विट्जरलैंड यानी ऑलरेडी उस समय तक नेशन बन चुका था। ऑस्ट्रियन एम्पायर जो अलग अलग जो है लैंग्वेजेस और बहुत सारे रीजन्स का जो एक मिक्सचर था। ये ऑटोमन एम्पायर है, ये दिस इज द रशियन एम्पायर। नाउ यू सी यहाँ ग्रेट ब्रिटेन है, डेनमार्क है, वेल्स, इंग्लैंड, ये भी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था। जो आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इसको बाद में मिला करके जो है ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया था। नॉर्वे, स्वीडन, तो सब अलग अलग एरियाज थे। इसको जो है थोड़ा सा ध्यान देना है। नाउ जस्ट सी दिस पेंटिंग, ये है पेंटिंग प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन जो ये ब्रुकेन जर्मनी के एक सिटी का जो है सीन बनाया गया था। ये जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने बनाया था। ये जो है ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो ये ब्रुकेनबर्ग था वहाँ पे जो है कैसे फ्रेंच आर्मी जो है जबरदस्ती लिबर्टी को स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पीजेंट्स हैं और बहुत सारे वुमेन हैं, इन सबको जो है टॉर्चर किया जा रहा है। और फिर भी जो है यहाँ पर जो है लिबर्टी का प्लांट स्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसमें लिखा हुआ है टेक फ्रीडम लीजिए, इक्वलिटी लीजिए हमसे, द मॉडल ऑफ ह्यूमनिटी के जो मॉडल है। मतलब ये आर्मी का फ्रेंच आर्मी का जो है ये स्लोगन है, इस तख्ते पे ये लिखने की कोशिश की गई है। और जितने भी लोग हैं, चाहे यंग वुमेन हैं या फिर जो पीजेंट्स हैं, उन सबको जो है हैरेस किया जा रहा है। तो इस पिक्चर के थ्रू जो है, इस पेंटिंग के थ्रू ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि फ्रेंच जो अपने आप को लिबरेटर बताने की कोशिश कर रहे थे, हर किसी को बताना चाह रहे थे कि वो उनको जो है फ्रीडम देने आए हैं, लेकिन एक्चुअली में ये फ्रीडम इस तरह से देने की कोशिश कर रहे थे जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था सभी जगह पे। कुछ जगह पे ठीक था बट सब जगह पर ये एक्सेप्टेबल नहीं था। नेपोलियन के आने के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी, जैसे कि नेपोलियन ने जो है बहुत सारे रिफॉर्म फ्रांस में इंट्रोड्यूस किए और इसके अलावा जितना टेरिटरीज उसने ऑक्यूपाई किया था यूरोप का, उन सब जगह पे जो है सारे रिफॉर्म्स को स्टैब्लिश किया गया। अब इसके बदले क्या हुआ कि नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय, नेपोलियन को माना जाता है कि उसने भले जो है ये फ्रांस में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी जो है सुधार किए, रिफॉर्म्स किए थे, और जो कि काफ़ी रेशनल था, इफिशिएंट था, लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद से। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सिविल कोड ऑफ 1804
1804, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद भी करना है। सिविल कोड ऑफ 1804 जो था, इसको नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है। और इस कोड के तहत सबसे पहले क्या किया गया कि जितने भी प्रिविलेज दिए हुए थे उन सबको हटा दिया गया। बाय बर्थ जो प्रिविलेज स्पेशल लोगों को दिया गया था उसको हटा दिया गया। इक्वलिटी बिफोर द लॉ इस्टेब्लिश किया गया, हर किसी को इक्वल बना दिया गया लॉ के सामने। और साथ में राइट टू प्रॉपर्टी को भी सिक्योर किया गया। अब ये कोड जो है फ्रांस से निकल करके धीरे धीरे डच रिपब्लिक में पहुंच गया, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, सब जगह पहुंच गया। नेपोलियन जो था उसने सिंप्लीफाई कर दिया था सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को। जो पहले के डिवीजन थे उसको चेंज कर दिए और उसकी जगह जो है नया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन लाया। उसने फेडरल सिस्टम को, जो पुराना सिस्टम चला रहा था, उसको भी खत्म कर दिया। जितने पीजेंट्स थे उनको सर्फडम से खत्म कर दिया, गुलामी हटा दी उनकी। अब वो उनके पास अपना लैंड हुआ करता था। मैनर जो ड्यूज था, जो पहले के जो ड्यूज बचे हुए थे वो सब के सब हटा दिए। टाउन में भी जो गिल्ड थे, जो व्यापारी लोग जो काम करते थे, उनके ऊपर से भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए। ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उन सबको इम्प्रूव किया गया। बिजनेसमैन, पीजेंट्स, आर्टिसन, वर्कर, इन सबको जो है ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड किया गया। जितने भी बिजनेसमैन थे, स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर थे, गुड्स के जो सामान बनाते थे पर्टिकुलरली, उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। यूनिफॉर्म लॉ बनने की वजह से, स्टैंडर्डाइज वेट होने की वजह और मेजरमेंट सिस्टम की वजह से, कॉमन नेशनल करेंसी होने की वजह से जो है मूवमेंट आसान हो गया। एक जगह से दूसरी जगह जो हर चीज़ें को आना जाना आसान हो गया। जो सामान का एक्सचेंज था वो भी आसान हो गया, साथ में कैपिटल का फ्लो भी आसान हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ट्रेड जो है वो बढ़ने लगा और ट्रेड बढ़ने से लोगों की प्रोस्पेरिटी बढ़ी। हालांकि ये जो सारे चेंजेस किए गए वो हर जगह पे एक जैसा नहीं हुआ, इसको एक जैसा रिएक्शन नहीं मिला। बहुत जगह पे जो है लोकल पॉपुलेशन ने फ्रेंच रूल को जो मिक्स्ड रिएक्शन दिया। कुछ लोगों ने बहुत वेलकम किया नेपोलियन को, तो कुछ लोगों ने जो है वेलकम नहीं किया। जैसे होलैंड और स्विट्जरलैंड में जो है इसको बहुत कुछ प्लेसेस पे काफ़ी वेलकम किया गया, लेकिन कुछ जगह पे जैसे कि ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वार्सा, यहाँ पर जो है वेलकम किया गया था। फ्रेंच आर्मीज वेलकम किया गया क्योंकि इनको बोला गया कि ये लोग जो है लिबर्टी लेकर के आए हैं। लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सारा का सारा जो इंथुसिज्म था, लोगों का जो हैलुसिनेशन था, वो गायब होने लगा। अब धीरे धीरे ये क्लियर होने लगा कि जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है वो तो अच्छा है, लेकिन जिस तरह से नेपोलियन का जो रूल करने का तरीका था वो लोगों को पसंद नहीं आया। और इसीलिए जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था वो भी जो है उतना तेजी से नहीं सब जगह पहुंच पाया जितना तेजी से उसको पहुंचना चाहिए था। टैक्स बढ़ाने की वजह से कुछ सेंसरशिप भी बढ़ाया गया और फ्रेंच आर्मी ने बहुत जगह पे जो है बहुत ज़्यादा फोर्स करके लोगों को परेशान किया, टॉर्चर किया। तो इसकी वजह से जो है नेपोलियन जो है काफ़ी बदनाम हुआ और लास्टली जो है उसकी जो रिफॉर्म्स थे वो बहुत ज़्यादा नहीं देखे गए, लेकिन ऑल सीम टू बी आउटेड वे। तो ये जो सारे रिफॉर्म्स थे उसी की वजह से जो है थोड़ा सा इनका वजन घट गया, लोगों को उतना पसंद नहीं पड़ा। लेकिन बाद में लोगों को फिर रियलाइज होने लगा था कि हाँ ये रिफॉर्म्स वाकई अच्छे थे। कुछ लोग चाहते थे कि ये रिफॉर्म कंटिन्यू हो। यू कैन सी, आप यहाँ देख सकते हैं, कुरियर ऑफ राइनलैंड लॉसेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लेप्जिग। एक्चुअली ये इस पेंटिंग में जो है नेपोलियन को एक पोस्टमैन के रूप में दिखाया गया है, जो कि जो बैटल था लेप्जिग का वो 1813 में हारा था और हारने के बाद उसे वापस जो है फ्रांस की तरफ आना पड़ रहा था। और ये जो सारे लेटर्स जो उसके बैग से गिर रहे हैं ये वो एरियाज हैं जिसको उसने पहले जीता था और अब बैटल हारने के बाद धीरे धीरे लॉस्ट कर रहा था। फाइनली वो 1815 के बैटल ऑफ वाटरलू में इंग्लैंड को हाथों जो है डिफीट होता है। नाउ थैंक्स।